ओके, तो आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। कल मैं ऑलरेडी आपको टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम आपको करवा चुका हूँ, जिसके अंदर स्टेप इनपुट में आपका जो भी आउटपुट मिलेगा 1 - e⁻ डेल्टा टी अपॉन √1 - डेल्टा स्क्वायर साइन ओमेगा टी+φ। ठीक है, ये ऑलरेडी अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें अलग अलग आपके टाइम होंगे, डिले टाइम है, राइज टाइम है, पीक टाइम है, और पीक मैग्नीट्यूड है, उसका सेटलिंग टाइम है। इन सब के बारे में अपन इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली ये तो शायद मेरे हिसाब से नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर होगा, लेकिन आज जो चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा। ये जो डैम्पिंग फैक्टर है, ये जो जीटा में कल से आपको बात बता रहा था कि जीटा है ये क्या है और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। मेन चीज़ इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने की जरूरत है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि दिस इज द ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस प्लस जीटा ओमेगा एन। ये आपकी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। ओके, और इनपुट आपका आर एस है, आउटपुट आपका सी एस है। दिस इज द स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, और आपका यूनिटी फीडबैक यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो अगर मैं इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालता हूँ तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा मेरा, सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये ऑलरेडी अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो कि जो आपका कल फॉर्मूला निकल के आया था दैट इज 1 - e⁻ जीटा इंटू ओमेगा एन टी अंडर रूट ऑफ 1 - जीटा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा डी डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी प्लस φ। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये अपना है रेस्पॉन्स आया था दैट इज सी टी, आउटपुट टाइम के साथ में ये चेंजेस है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं कि ये देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। बेसिकली एक फंक्शन तो आपका क्या है 1, यानी इस कंप्लीट फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ ग्राफिक। जैसे मैंने एक आपको बताया था कि जब स्टेप इनपुट का मैंने सिग्नल बताया, नहीं इम्पल्स सिग्नल का मैंने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के साथ में बताया था, तो उसमें जो फाइनली आपका आया था 1 - e⁻डेल इंटू ओमेगा एन टी, उसका मैंने पूरा रेस्पॉन्स आपको बताया था। उसी तरीके से इसका भी रेस्पॉन्स अपन ग्राफिकली देखते हैं कि बेसिकली ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, या ग्राफिकली ये कैसे आपका शो होगा। तो यहाँ पे देखो कि इसका जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि देखो ये जो टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन है, ये जो टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ये इसी ग्राफ के ऊपर ही आपकी पता चलेगी कि ये बेसिकली जो ग्राफ है उसमें कौन कौन से टाइमिंग होते हैं, वो सब अपन बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो एक तो है 1 - e⁻जीटा ओमेगा टी अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर, यानी ये जो फंक्शन है दैट इज योर एक्सपोनेंशियली डीकेइंग फंक्शन। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है पर डीके है। डीके क्यों है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आपका इंट्रोड्यूस है, यहाँ पे क्या है माइनस साइन है। अगर ये प्लस होता तो क्या होता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन होता। ये ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स को फॉलो कर रहा है। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू है जीटा ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। सपोज को दिस फंक्शन is like this e to the power x, then it is called as a incremental या exponentially increasing function, exponentially increasing function, और e to the power minus x है then it is called as the exponentially decaying function या exponentially decreasing function। तो ये क्या है exponential decreasing function, और ये क्या है आपका साइन का फंक्शन है। इस साइन फंक्शन आपके एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे साइनोसोइडली एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। इसको ओवरऑल अगर मैं बात करूं, इस कंप्लीट अगर फंक्शन की बात करूं, तो देन आई कॉल्ड इट एज ए एक्सपोनेंशियली डिकेइंग साइनोसोइडल फंक्शन। ये साइनोसोइडली एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें भी कौन सा है, डिकेइंग फंक्शन है, क्योंकि ई टू द पावर माइनस एक्स को फॉलो कर रहा है, और एक फंक्शन आपका साइनोसोइडल। ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, साइनोसोइडल एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। जब इसका अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे पूरा, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। ये जो ग्राफ है ये क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, और ये आपका एक पीक पे जाएगा, देन आपका डिक्रीज होगा, देन एकदम मिनिमम पीक पे आएगा, देन इंक्रीज होगा, पीक पे जाएगा, देन आपका मिनिमम होगा, और फाइनल वैल्यू जाके आपका हो जाएगा सेटल डाउन।
ठीक है, सेटल डाउन हो जाएगा। अगर आप यूनिट इनपुट दिया है, आपने यूनिट इनपुट दिया तो ये आउटपुट कहाँ पे जाके फाइनल सेटल होगा? 1 पे। एक्चुअली ये 2.5 पे, ये तो स्टैंडर्ड अपने एक डायग्राम बनाया है, लेकिन अगर अगर आपने यूनिट इनपुट दिया है, क्योंकि आपने यूनिट स्टेप इनपुट से ही ये आउटपुट निकाला है, अगर यूनिट स्टेप इनपुट दिया है तो ये फाइनली ये वैल्यू क्या होगी आपकी? 1, और ये आपका होगा 0। इन बिटवीन कोई ना कोई वैल्यूज आपकी होएगी, ठीक है। पर ये तो अपन ऐसे मान के चल रहे हैं कि भाई ये 2.5 पे जाके फाइनली सेटल हो रहा होगा। दिस इज अनदर इशू, ठीक है। तो यानी आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा आपका? एक पर्टिकुलर पॉइंट, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, देन इट विल गोज टू 1 मैक्सिमम। ये एक्चुअली बिहेवियर है आपका। अगर मान लो कि कोई एक वोल्ट मीटर है या कोई एक एमीटर है, एमीटर का बिहेवियर कुछ इसी टाइप से होता है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एमीटर का जो पॉइंटर है, दैट विल ऑलवेज फॉलो द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को ही फॉलो करता है। देखो आपका क्या होगा, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, पॉइंटर 0 से स्टार्ट होगा। और सपोज करो आपने 2 एम्पियर की करंट फ्लो होनी थी उसके अंदर, तो वो क्या करेगा, पॉइंटर आपका 2 से आगे जाएगा, देन क्या करेगा, वापस 2 पे आएगा, देन 2 से नीचे आएगा, देन 2 से आगे जाएगा, देन सेटल डाउन होके फाइनली वैल्यू आके आपकी 2 पे जाके फिक्स हो जाएगा। तो ये बेसिकली जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं विच आर यूजिंग इन द लेबोरेटरीज, वेदर इट इज वॉट मीटर, वोल्ट मीटर, ammeter or any other device, they always follow the second order system, standard second order system of the control system। यानी सारे के सारे जितने भी जो आपके apparatus हैं, whether it is watt meter, volt meter, ammeter or any other device, they always follow the second order system। second order system को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, क्योंकि जो फाइनल सेटलिंग आपका जो मैग्नीट्यूड है उसके अबाउट क्या करते हैं, वो ऑसिलेशंस करते हैं, और ऑसिलेशंस करने के बाद में फाइनली क्या हो जाते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं फाइनल वैल्यू पे। तो ये जो दिख रहे हैं, दीज आर द ऑसिलेशंस, बट एज द टाइम पासेज और टाइम अगर इंक्रीज होता है तो इनका जो ऑसिलेशंस है उनका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है ऑसिलेशन का, क्योंकि फाइनल पॉइंट ये है, तो दिस इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। सेकंड में क्या बोलेंगे इसको, दिस इज द मिनिमम मैग्नीट्यूड, यानी पहले वाले के कंपैरिजन में कम है। देन देखो आपका दूसरे वाले से ये मैग्नीट्यूड कम है, देन और कम है, और फाइनली जाके ये सेटल डाउन हो जाएगा। और सेम ये फिनोमेना है, दिस इज हैपनिंग इन द एमीटर, वॉट मीटर और वोल्ट मीटर। इन एनी अदर डिवाइस इफ यू विल सी, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज फॉलोड बाय द ऑल द apparatus which आर यूजिंग इन द लेबोरेटरी। यानी सारे के सारे लेबोरेटरी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज आ रहे हैं, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, इसी ही चीज को क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं। ओके अब इसके अंदर जो अलग अलग चीजें हैं वो क्या होती है, देखो ये जो टाइम स्पेसिफिकेशन की जो मैं बात कर रहा हूं वो यही है। तो इसमें देखो आप कि सबसे पहले जो टाइम है, दैट इज योर, वेर इज द डिले टाइम, डिले टाइम आई थिंक मिसिंग समवेयर। देखो डिले टाइम, पहले मैं डिले टाइम की बात करता हूँ कि डिले टाइम क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं मैं डिले टाइम की। तो डिले टाइम क्या है आपका, या एक्चुअली मैं करता हूँ इसको, मैं बाद में कवर करूंगा क्योंकि एक्चुअली आज का टॉपिक है भी नहीं है। तो अभी आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि जो अपना जो इक्वेशन बनी थी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, उस स्टैंडर्ड इक्वेशन का अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करूं तो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से वो कुछ होगा, ठीक है। अब इसके अंदर ये राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग मिनिमम टाइम, पीक टाइम, ये सब चीजें हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको देख, क्योंकि आज अगर मैं चीजें करवाऊंगा और वो करवाऊंगा तो कोई मतलब भी नहीं है उनका, क्योंकि ये टॉपिक उससे रिलेटेड है भी नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन स्टडी करते हैं कि देखो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, उसका जो ट्रांसफर फंक्शन निकाला था अपन ने कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपका ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस प्लस जीटा ओमेगा एन अगर दे रखा है, तो 2 इंटू जीटा ओमेगा एन दे रखा है, तो जो फाइनल ट्रांसफर फंक्शन होगा दैट विल बी ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। वो अपन कल ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इसके अंदर एक इक्वेशन आया दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। What does it mean? What is the meaning of characteristic equation? Characteristic equation का सिंपल मतलब ये है कि एक एंटायर जो सिस्टम है उसकी करेक्टर को बताता है। जिस तरीके से आपका, आपने 10th पास की होगी, कहीं से 12th पास की होगी, तो आपका एक करेक्टर सर्टिफिकेट इशू करती है कोई भी इंस्टीट्यूशन होती है, कोई भी आपकी स्कूल रही होगी, या कल को आप इस कॉलेज से पास आउट होकर जाओगे तो यहाँ से भी एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपका इशू होगा। वो करेक्टर सर्टिफिकेट आपके करेक्टर को शो करता है कि अगर उसके अंदर आपकी अगर अच्छी चीज लगी, इसका करेक्टर अच्छा था, इसमें इट मींस दैट योर करेक्टर इज गुड। अगर वहां पे कुछ अगर कोई नेगेटिव कमेंट लिखा जाता है, इसका मतलब क्या है कि इसका बिहेवियर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉलेज या ड्यूरिंग द डिप्लोमा कोर्स आपका जो बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था। तो जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है
एज द नाम सजेस्ट इटसेल्फ, यानी इसका जो नाम है बता रहा है कि एक ऐसी इक्वेशन जो किसी भी एंटायर सिस्टम की करेक्टर को बताती है कि उसका बिहेवियर सिस्टम में या उसका सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। द ऐसी इक्वेशन जो किसी भी सिस्टम के करेक्टर को बताती है, उस करेक्टर को, करेक्टर का मतलब क्या है कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, टाइम के साथ में उसका बिहेवियर कैसा होगा, या सिस्टम स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, ये सब चीजें वन बाय वन पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी और सब चीजों के बारे में। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है दैट इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द कंट्रोल सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक अभी आप फर्दर देखोगे, अब मतलब जितने भी अपने टॉपिक्स आएंगे उसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होने वाला है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बेसिकली होती क्या है कि जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसका जो हर पार्ट है, डिनोमिनेटर जो पार्ट है, दैट विल ऑलवेज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर आपको कोई मेले में सेकंड ऑर्डर सिस्टम दे देता हूं मैं और आपको ये बोलता हूं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस ट्रांसफर फंक्शन का जो हर का पार्ट है, दिस इज योर अंश न्यूमरेटर एंड दिस इज योर डिनोमिनेटर या हर, तो ये हर है या जो डिनोमिनेटर है दैट विल बी इक्वल टू जीरो, और इसी इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। तो आपको हमेशा क्या करना है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको इक्वल टू जीरो कर देना है, दैट इज सिंपली योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, इसी लेक्चर के अंदर मैं बताऊंगा कि ये कैसे बिहेवियर को शो कर रही है। आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है या कॉन्सेंट्रेट होकर इसको देखने की जरूरत है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं कि दिस इज द इक्वेशन विच फॉलोज द द्विघात इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो करती है। आपने इक्वेशन देखी होगी मैथमेटिक्स के अंदर, एक इक्वेशन होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, या मैं इसको ये बोल सकता हूं, जस्ट वन सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि डबल पावर है यहाँ पे। ये सेम की सेम इक्वेशन, ये क्या है, ये भी कुछ इसी टाइप की इक्वेशन। इसमें देखो क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया, एस स्क्वायर, एस की एक पावर है, बाकी ये मल्टीप्लीकेशन में इसका कांस्टेंट है, ये एक एस की एक पावर है, यहाँ पे 2 है कांस्टेंट, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे क्या है 2 जीटा ओमेगा एन, ये है, और ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन क्या कर रही है, ये बाई मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स आपने देखे होंगे, सीधे फॉर्मूला पढ़ा होगा। सीधे फॉर्मूले क्या होता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स को फाइंड आउट करना है, देन द स्टैंडर्ड फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड द श्रीधराचार्य फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, ये फॉर्मूला आपका होता है, जिसमें से ए बी सी क्या है आपके, दिस दिस और, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया तो ए क्या होगा आपका, ए तो होगा जो एस के मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी आपकी, जस्ट वन सेकेंड, एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन एस, और ये तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि एस स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में ओनली 1 है, कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं मैं, गुणांक की बात कर रहा हूं। बी क्या है, एस के जो मल्टीप्लीकेशन में है, ये है मल्टीप्लीकेशन एस स्क्वायर के, ये है 2 जीटा ओमेगा, और मल्टीप्लीकेशन में क्या आपका एस, और सी की वैल्यू क्या है आपकी, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है आपका ओमेगा एन स्क्वायर। अपने को ओनली इन्हीं की बात करनी है, इनकी बात नहीं करनी है, ये तो मल्टीप्लीकेशन में। तो वैल्यूज पुट करते हैं, बी की वैल्यू क्या है 2 जीटा ओमेगा एन, वैल्यू ई की वैल्यू माइनस ऑफ माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है 2 जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 2 जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू क्या थी 1, क्योंकि एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है ओनली 1, और सी की वैल्यू क्या है ओमेगा एन स्क्वायर आपने पुट कर दिया। जब आप डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू अगेन कितनी है आपकी 1 है, क्योंकि एस स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है दैट इज 1। इसको सोल्व करते हैं तो माइनस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस, देखो ये हो जाएगा आपका 4 जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा एन स्क्वायर। तो देखो दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, लेट मी एक्सप्लेन इट। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 4 जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर माइनस 4 इंटू ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, यहाँ से देखो 4 में से और ये 4, तो 4 ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 4 ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन आ गया इसमें से,
तो इसमें क्या बच जाएगा आपका जीटा स्क्वायर -1, और ये 4 जीटा ओमेगा एन जब ये बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा आपका 2 इंटू ओमेगा एन, क्योंकि 4 का रूट करोगे तो 2 आएगा, ओमेगा एन स्क्वायर का रूट करोगे तो ओमेगा एन का, यही वैल्यू ये आ रही है, ये आ गई आपकी जीटा ओमेगा एन स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा 2 इंटू जीटा ओमेगा एन, और ये आ जाएगा 2 इंटू ओमेगा एन, मैंने समझा दिया इसको, और जीटा ओमेगा स्क्वायर -2 डिवाइड बाई 2। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट ओमेगा जीटा स्क्वायर -1। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। अब अगर मान लो, अब देखो, अब जीटा है कि अलग अलग वैल्यूज के लिए अपन देखते हैं कि फंक्शन सिस्टम क्या क्या होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, देखो जीटा, जीटा क्या है, डैम्पिंग रेशियो, इसको बोला जाता है डैम्पिंग रेशियो, जीटा इज डैम्पिंग। देखो डैम्पिंग का मतलब क्या होता है, डैम्पिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज के फ्लो होने में जो अपोजिशन है दैट इज सिंपली कॉल्ड एज द डैम्पिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि मैं कोई बाइक बाइक लेके जा रहा हूं, ठीक है, और सामने से स्पीड है वो आ रही है आपकी, इस जो एयर की स्पीड है वो सपोज को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। ठीक है, एक तो डैम्पिंग का केस ये हुआ। एक मान लो कि मैं सेम उसी बाइक पर किसी दूसरे टाइम के अंदर मैं चल रहा हूँ और वहां पे मेरा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरी क्या हो रही है, स्पीड आ रही है। दोनों केस के अंदर अपोजिशन किस में ज्यादा फील होगा, ऑब्वियसली जहां पे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सामने से मेरे एयर आ रही है। तो मैं ये बोलूंगा कि 20 किलोमीटर पर आवर में जो डैम्पिंग थी और 50 किलोमीटर पर आवर में जो डैम्पिंग थी, उसमें से डैम्पिंग किसकी ज्यादा है, जब 50 किलोमीटर, क्योंकि अपोजिशन इसमें ज्यादा लग रहा है, क्योंकि एयर की स्पीड इसमें ज्यादा है, यहाँ पे एयर की स्पीड क्या है, कम है, यहाँ की एयर की स्पीड कम है, तो यहाँ पे डैम्पिंग ज्यादा होगी। डैम्पिंग का सिंपल मतलब यह है कि कोई भी चीज के मूवमेंट में जो अपोजिशन हो रहा है वो कितना अपोजिशन हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डैम्पिंग बोलते हैं। अब आप ये बोलोगे कि सर यहाँ पे डैम्पिंग का क्या मतलब है, जैसे मैं एक वोल्ट मीटर लेता हूँ, एक एमीटर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक वोल्ट मीटर लिया मैंने, उस वोल्ट मीटर का मैं क्या करता हूँ कि ये पॉइंटर है मेरा, ये पॉइंटर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, अगर मैंने इसको कोई वोल्टेज या करंट दी है तो मूवमेंट कर रहा है। मैं क्या करता हूं कि सपोज करो कि दो चीजों का मैं यूटिलाइजेशन लेता हूँ कि एक तो ये पॉइंटर क्या है, सिंपल एयर के अंदर, जैसे आपने देखा होगा वोल्ट मीटर का जो मिरर होता है जहां पे स्केल बनी होती है, उसके और इसके बीच में क्या होता है, सिंपल एयर प्रेजेंट होती है वहां पे। अगर मान लो कि मैं उस एयर की जगह कोई ऑयल है या कोई लिक्विड है वो मैं भर देता हूँ, एयर नहीं है, सपोज करो वहां पे कि जो स्केल लगी हुई है उस स्केल के ऊपर एयर नहीं है, वहां पे नॉर्मली तो क्या एयर होगी, क्योंकि आपने देखा होगा पॉइंटर सिंपली मूव करता है, तो वहां पे एयर प्रेजेंट, अगर कोई भी अगर अदर कोई अगर मटेरियल नहीं प्रेजेंट, अगर मान लो कि उसकी जगह पे मैं अगर मान लो कि ऑयल डाल देता हूँ या हनी डाल देता हूँ, तो क्या होगा कि क्या उसका जो पॉइंटर का मूवमेंट था क्या उसी स्पीड से हो पाएगा जिस स्पीड से एयर पे होगा, नहीं होगा, क्योंकि एयर का जो फ्रिक्शन है दैट इज लेस कंपेयर टू ऑयल और एनी अदर मटेरियल, एनी अदर लिक्विड। अगर मैं मानता हूँ कि एक तो मैं एयर लेता हूँ, ठीक है, एक मैं सिंपल कोकोनट ऑयल ले लिया मैंने, सिंपल कोकोनट ऑयल ले लिया आपने, या एक ले लिया मैंने हनी, शहद। हनी आपको पता है कि हनी मोर विस्कस कंपेयर टू कोकोनट ऑयल, विस्कस का मतलब गाढ़ा होता है, हनी आपने देखा होगा गाढ़ा होता है कंपेयर टू नॉर्मल कोकोनट ऑयल। अगर एयर है तो एयर के अंदर जो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी है, सपोज करो उसको मैं D1 मान लेता हूँ, दिस इज D1, दिस इज D2, ध्यान से देखने की जरूरत है, इसको ध्यान से देखना। अभी देखो मैं कंक्लूजन बता दूंगा आपको और आपको पता भी नहीं चलेगा कि सर ये हो क्या गया, इसे बहुत तरीके से देखना, नींद आ रही है तो नींद भगा दो। अगर मान लो एयर है उसके अंदर डैम्पिंग रेशियो D1 है, फॉर एग्जाम्पल कोकोनट ऑयल है उसके अंदर के D2 है और हनी है उसके अंदर के D3 है, तो अगर मेरे को कोई ये पूछा जाएगा कि भाई डैम्पिंग किस में ज्यादा है, डैम्पिंग का सिंपल मतलब क्या है कि किसके अंदर पॉइंटर को ज्यादा अपोजिशन फील हो रहा है, तो मैं ये बोलूंगा कि जो D3 है दैट इज मैक्सिमम, बिकॉज बिकॉज ये सबसे ज्यादा विस्कस है, सबसे ज्यादा विस्कस है, सबसे ज्यादा जो पॉइंटर को मूवमेंट में जो जोर आएगा या जो अपोजिशन होगा वो किस में होगा, D3 में। उसके बाद में किस में आएगा आपका D2 में, क्योंकि हनी के कंपैरिजन में जो कोकोनट ऑयल है उसका जो विस्कस है या विस्कोसिटी है दैट इज लेस, यानी उसका जो गाढ़ापन है वो कम है, और लास्ट किस में होगा आपका, एयर के अंदर। तो जो डैम्पिंग है वो बेसिकली, डैम्पिंग क्या है, डैम्पिंग वो क्या चीज है कि कोई भी चीज के मूवमेंट में जो अपोजिशन है उसी को सिंपली अपन क्या बोलते हैं, डैम्पिंग। और ये डैम्पिंग है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, जीटा। दिस इज जीटा इज कॉल्ड एज द डैम्पिंग रेशियो।
ओके, अब देखो जीटा है, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? इसकी वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में ही वेरी करती है। जीटा की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में ही वेरी करती है, ठीक है। अब इसकी भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में क्यों करी वेरी, मैं इसको बताता हूं। यानी जीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 से ज्यादा कभी, 1 से ज्यादा भी किसी केस के अंदर हो सकती है, मैं बताऊंगा किस केस में होगी, और वो एक्चुअली प्रैक्टिकल केस नहीं है। और एक जीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। जीटा की कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, माइंड इट, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि इन अलग अलग वैल्यूज के लिए, जीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो मैंने क्या किया, जीटा की वैल्यू मैंने ली 0 सबसे पहले। जीटा की वैल्यू क्या ली मैंने? सबसे पहले 0 ली। अब जीटा की वैल्यू अगर मैं 0 ली है मैंने, तो देखो जीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करो आप। जीटा की वैल्यू 0 पुट की तो ये 0 हो गया आपका, ये कंप्लीट 0 हो गया आपका। जीटा की वैल्यू 0 पुट करते, ये भी आपका 0 हो गया। तो 0 पुट करते थे क्या हुआ, ये ओमेगा एन, ये 0 हो गया आपका, -1, -1 अंडर रूट। -1 का मतलब क्या है? इसको मैं आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ या जे स्क्वायर लिख सकता हूँ। जे स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? -1 होता है, ये मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा। तो जे स्क्वायर है, उसको मैंने अगर बाहर लिया तो क्या हो जाएगा? जे, यानी प्लस माइनस जे ओमेगा एन। यानी अगर आपका जीटा है, जीटा इक्वल टू 0 है, मतलब इसका कंक्लूजन क्या निकला कि अगर आपका जीटा 0 है, यानी डैम्पिंग रेशियो 0 है। डैम्पिंग रेशियो 0 होने का मतलब क्या? आपने कोई अपोजिशन प्रोवाइड ही नहीं कर रखा, किसी भी तरीके का अपोजिशन नहीं प्रोवाइड कर रखा। दिस पर्टिकुलर केस इज कॉल्ड एज द आइडियल कंडीशंस। क्योंकि देखो, आपको पता है कि यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज कहां प्रेजेंट हो या नहीं हो, लेकिन एयर तो हर जगह प्रेजेंट है। किसी कहीं भी चले जाओ आप नॉर्थ पोल पे जाओगे तो भी एयर प्रेजेंट होगी, आप साउथ पोल पे जाओगे तो भी कहां पे क्या वैक्यूम प्रेजेंट है? क्या इस यूनिवर्स के अंदर कहीं भी वैक्यूम प्रेजेंट नहीं है? तो अपोजिशन नहीं होने का मतलब क्या है कि उस चीज को आप वैक्यूम में करें, और वैक्यूम का मतलब क्या? निर्वात। निर्वात का मतलब वहां पे वायु एग्जिस्ट ही नहीं है। अगर कहां पे वायु एग्जिस्ट नहीं है तो वहां पे क्या फ्रिक्शन प्रेजेंट हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। तो दिस पर्टिकुलर केस इज कॉल्ड एज द आइडियल केस, और दिस पर्टिकुलर केस इज फॉर वैक्यूम, कि जिसमें जीटा इक्वल टू 0 है। अगर मान लो कि ऐसा कोई केस होता है तो उसके अंदर जो पोल्स होंगे, देखो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो रूट्स हैं, देखो एक चीज मैं बताना भूल गया कि जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं जो अपन श्रीधराचार्य फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, इनको अपन बोलते हैं पोल्स। इनको बोलते हैं अपन पोल्स। आपने जीरो और पोल्स पढ़े होंगे लास्ट ईयर नेटवर्क के अंदर, कि जीरो क्या होते हैं? कि जो किसी सिस्टम को की वैल्यू को जीरो कर देते हैं, किसी सिस्टम की वैल्यू को जीरो कर देते हैं, वो जीरोज कहलाते हैं। और किसी सिस्टम की वैल्यू को अगर इन्फिनिटी कर देते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? अपन पोल्स बोलते हैं। तो ये जो इसके जो रूट्स होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, दैट विल बी योर पोल्स, दैट विल बी योर पोल्स, ठीक है। तो ये पोल्स क्या होंगे आपके? ये होंगे। तो इनकी जो पोल्स होंगी, इनकी लोकेशन क्या होगी? इसकी पोल्स की जो लोकेशन होगी वो क्या होगी? अगर मान लो ये आपका रियल एक्सिस है, दिस इज योर रियल एक्सिस, दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस, तो इसके जो पोल्स होंगे वो क्या होंगे? एक होगा प्लस जे ओमेगा एन। जे ओमेगा एन का मतलब क्या है? इमेजिनरी एक्सिस पे होगा। और एक है माइनस जे ओमेगा एन, तो ये क्या होगा आपका? नीचे। मतलब अगर आपका जीटा इक्वल टू 0 है तो आपके जो पोल्स होंगे दैट विल लाई ऑन इमेजिनरी एक्सिस। वो हमेशा कहां पे होंगे? आपके इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे, ठीक है। ये तो बात हुई इसके लिए। तो इस टाइप के जो सिस्टम्स है, देट आर द, उनके जो रूट्स हैं या पोल्स है वो प्योरली इमेजिनरी होंगे, क्योंकि इसमें कोई भी आपका रियल पार्ट प्रेजेंट नहीं है। ये दोनों इमेजिनरी है, क्योंकि जे से मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया। अगर मैं जीटा की वैल्यू 1 लेता हूं, जीटा की वैल्यू 1 मतलब क्या है? इस पर्टिकुलर केस को क्या बोलते हैं? अगर जीटा की वैल्यू 1 है तो जीटा की वैल्यू 1 पुट कर दिया, यहाँ पे, यहाँ 1 पुट कर दिया आपने, यहाँ पे भी 1 पुट कर दिया। तो 1 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा, ये माइनस ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन 1 - 1, तो ये आ जाएगा आपका माइनस ओमेगा। ये मतलब दोनों जो पोल्स हैं वो दोनों क्या है? सिमिलर है, और दोनों की दोनों रियल है, क्योंकि इमेजिनरी कोई पार्ट है ही नहीं यहाँ पे। तो दोनों की दोनों सिमिलर है, दोनों रियल है, और दोनों बराबर है। तो ये पोजीशन कहाँ होगी? ये आपका इमेजिनरी है यहाँ पे, और दिस इज योर रियल एक्स एक्सिस। तो ये कहाँ पे लाई करेंगे आपके? ये करेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो ये तो आपका पॉजिटिव है, दिस इज योर नेगेटिव। इमेजिनरी एक्सिस में ये पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, तो दोनों पोल यहाँ पे ही एग्जिस्ट करेंगे। इस पर्टिकुलर केस को बोला जाता है क्रिटिकली डैम्प। और जो जीटा इक्वल टू 0 था, जीटा इक्वल टू 0 वाला केस था, इसको अपन बोलते हैं, इस टाइप के जो सिस्टम होता है उनको बोलते हैं अनडैम्प, अनडैम्प्ड सिस्टम बोलते हैं।
क्योंकि अनडैम्प्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे डैम्पिंग प्रोवाइड ही नहीं है, डैम्पिंग प्रेजेंट ही नहीं। तो दीज पर्टिकुलर केसेज और कॉल्ड एज द अनडैम्प्ड सिस्टम। और जब जीटा इक्वल टू 1 है तो उस टाइम पे क्या होंगे, दोनों होंगे। तो इस टाइप के जो केसेज हैं या इस टाइप के जो सिस्टम्स हैं उनको बोलते हैं अपन क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकल डैम्प्ड में क्या होगा, जीटा इक्वल टू 1 होगा और बोथ द पोल्स विल बी सेम, दोनों पोल्स क्या होंगे आपके, सेम होंगे। ठीक है। थर्ड केस है कि जब जीटा की वैल्यू लेस देन 1 है। जीटा की वैल्यू क्या आपकी लेस देन 1 है। अगर जीटा की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या होगा, अगर जीटा की वैल्यू लेस देन 1 है, अगर जीटा की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या करूंगा मैं, इसको जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है। और अपन इसको पता ही है कि ये मैंने कल बताया था कि ओमेगा एंड अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ओमेगा डी। तो इसके अंदर देखो आपका रियल पार्ट भी है, आपका इमेजिनरी पार्ट भी है। ठीक है। रियल और इमेजिनरी पार्ट है, तो अगर इसका मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करूं तो क्या होगा, रियल पार्ट भी है इमेजिनरी पार्ट भी, मतलब ये आपका इमेजिनरी है, दिस इज योर रियल। तो इमेजिनरी और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट भी कुछ है, कुछ इमेजिनरी पार्ट भी है। तो यहाँ पे पोल्स क्या होंगे आपके, रियल प्लस इमेजिनरी दोनों होंगे, मतलब रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन होगा। मैक्सिमम जो अपने सिस्टम्स हैं वो हमेशा इसी में ही जीटा लेस देन 1 में ही डिजाइन किए जाते हैं। और इस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं अपन अंडर डैम्प, अंडर डैम्प सिस्टम, अंडर डैम्प। देखो पहला था अनडैम्प्ड जिससे जीटा इक्वल टू 0 था, जीटा अगर 1 की वैल्यू है तो जीटा इक्वल टू 1 है तो क्रिटिकल डैम्प। एंड दिस इज द केस ऑफ द अंडर डैम्प सिस्टम, अंडर डैम्प सिस्टम। ओके। फिर है जीटा ग्रेटर देन 1, नहीं होता है प्रैक्टिकली ये, लेकिन फिर भी थ्योरेटिकली अपन इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो इस इन दिस कंडीशन द सिस्टम इज सेड टू बी ओवर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड है। और इसके अंदर आपका जो आपके जो पोल्स मिलेंगे वो कहां पे एग्जिस्ट करेंगे, देखो ये वैल्यू आई और ये वैल्यू आई, तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, देखो इमेजिनरी पार्सन इसके अंदर कुछ है नहीं, इमेजिनरी कोई पार्ट है नहीं, इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, एक पोल ये होगा, एक पोल ये होगा, मतलब दोनों के दोनों रियल एक्सिस पे होंगे लेकिन देट विल बी डिफरेंट, दोनों क्या होंगे, ये पोजीशन डिफरेंट होगी। तो इस टाइप के जो सिस्टम उनको बोलते हैं ओवरडैम्प्ड सिस्टम। तो देखो मैं एक बार आपको वापस सिंपली रिवाइज करवा देता हूं कि अगर आपका पहला केस ये है कि जिसके अंदर जीटा की वैल्यू अगर 0 है आपकी, तो दिस पर्टिकुलर केस इज कॉल्ड एज द अनडैम्प्ड सिस्टम, अनडैम्प्ड सिस्टम। यहाँ पे जो पोल्स लोकेशन होगी वो कहाँ पे होंगी आपकी, अनडैम्प्ड सिस्टम के अंदर दोनों के दोनों क्या होंगे आपके इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे दोनों पोल, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा है जब जीटा की वैल्यू आपकी 1 है, जीटा की वैल्यू 1 है तो दिस पर्टिकुलर केस इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल डैम्प, क्रिटिकल डैम्प। क्रिटिकल डैम्प में क्या होंगे, दोनों के दोनों पोल्स होंगे वो रियल होंगे और दोनों इक्वल होंगे, दोनों रियल होंगे और दोनों इक्वल होंगे। ये एक्चुअली मैंने तो आगे पीछे दिखाया, लेकिन अगर दोनों को मैं सेम जगह बनाऊंगा तो ओवरलैपिंग में आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको पास में बना दिया। दोनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे दोनों पोल्स और रियल होंगे। थर्ड क्या है आपका कि जीटा की वैल्यू लेस देन 1 है, दिस पर्टिकुलर केस इज कॉल्ड एज द अंडर डैम्प्ड। पहले वाला अनडैम्प्ड था और ये था अंडर डैम्प्ड, दोनों में डिफरेंस है अनडैम्प्ड और अंडर डैम्प्ड में। तो अंडर डैम्प्ड में क्या होगा आपका, अंडर डैम्प्ड में दोनों के दोनों जो पोल होंगे वो क्या होंगे आपके रियल प्लस इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन होंगे, रियल भी होगा उनके पार्ट और पार्ट उनके अंदर और इमेजिनरी भी उनके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है। और लास्ट जो केस था, लास्ट जो केस था दैट इज योर लास्ट केस इज योर ओवरडैम्प्ड सिस्टम, ओवरडैम्प्ड। ओवरडैम्प्ड में क्या है, जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो इस केस के अंदर क्या होंगे आपके दोनों के दोनों पोल होंगे होंगे तो रियल, लेकिन दे विल बी डिफर। तो देखो ये तो होगा आपका अनडैम्प्ड सिस्टम, जीटा इक्वल टू 0। दूसरा क्या होगा, दोनों रियल होंगे, दिस इज द क्रिटिकल डैम्प, दिस इज द क्रिटिकल डैम्प। ठीक है। जिसमें जीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी, जीटा की वैल्यू 1। ठीक है। तीसरा केस होगा जिसमें जीटा की वैल्यू लेस देन 1 है, वहां पे क्या होगा आपके दोनों पोल रियल प्लस इमेजरी दोनों होंगे, दिस इज द केस ऑफ जीटा लेस देन 1 एंड दिस इज द केस ऑफ ग्रेटर देन 1। दोनों में डिफरेंस है, देखो यहां पे देखो दोनों रियल हैं, यहां पे भी दोनों रियल हैं, बट अंडर डैम्प्ड क्रिटिकल डैम्प्ड में क्या दोनों की वैल्यू बराबर होगी, दोनों पोल्स की वैल्यू बराबर होगी, लेकिन इन दिस केस वैल्यूज विल बी डिफरेंट, वैल्यू विल नॉट बी इक्वल। और इसी तरीके से आपका अनडैम्प्ड सिस्टम है उसके अंदर दोनों पोल आपके इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे, उनके अंदर रियल पार्ट नहीं होगा। लेकिन अंडर डैम्प्ड सिस्टम है या जीटा लेस देन 1 है तो उसके अंदर क्या होगा आपका
ये कॉम्बिनेशन। ओके, तो दिस इज कंप्लीट अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ द सिस्टम, अनडैम्प्ड सिस्टम, अंडर डैम्प्ड सिस्टम, क्रिटिकल डैम्प्ड एंड द ओवर डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, इसका जो टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम, ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। अब अगर आपको कोई भी डाउट है तो ही और सी कैन आस्क टू मी।